नमस्कार दोस्तों, अवतार आईएएस अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी वर्णमाला के घोष, अघोष, कठोर, शिथिल, अल्प प्राण एवं महाप्राण व्यंजनों के बारे में। हिंदी वर्णमाला के संदर्भ में अभी बात करना है। मैंने अब तक आपको जो है ना व्यंजनों के बारे में बताया था, स्वर के बारे में बताया था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ अल्प प्राण, अल्प प्राण, महाप्राण और इसके अलावा जो है ना सघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन या घोष व्यंजन, कठोर व्यंजन और शिथिल व्यंजन। व्यंजन इनके बारे में चर्चा करना है। अभी अपन देखते हैं कि जैसे अपन जो वर्णमाला लिखते हैं तो वर्णमाला को अगर अपन लिखते हैं तो अपने पास है का, खा, गा, घा और उड़ा, चा, छा, जा, झा और या, टा, ठा, डा, ढा और उड़ा, ता, था, दा, धा और ना, पा, फा, बा, भा और मा। 1 2 3 4 ये 5 लाइनें हैं। ये 5 लाइनें जो है ना इसको अपन किस प्रकार से देखते हैं, इन 5 लाइनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श, स्पर्श व्यंजन। यहाँ पर देखते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ध्वनियाँ जो ओरिजिन होता है, मतलब जो उत्पन्न होती हैं, तो ध्वनियों में कहाँ से किस ध्वनि का उत्पन्न होता है, कहाँ से किसका रोल होता है, तो उसके हिसाब से अगर अपन देखते हैं तो ये होता है आपका तालु। ये मैंने तालु का बताया था कि ये तालु होता है। तालु का ये वाला हिस्सा जो है ना ये तालु कहलाता है। ये हिस्सा जो है ना तालु कहलाता है। और आपका ये तालु कहलाता है और ये वाला हिस्सा जो है ना मूर्धा कहलाता है। मूर्धा। तालु के बाद अगर बात करते हैं कि आगे चलते हैं तो तालु के बाद दांत आता है, तो दंत हो गया। दांत के बाद जो है ना ओष्ठ आता है, ओष्ठ के बाद नासिक आता है। इस प्रकार से पूरा क्रम होता है। कंठ, कंठ पहले आता है, कंठ, तालु, नीचे जो है ना तो पहली लाइन जो है ना ये अगर पहली का की लाइन को देखते हैं तो ये है यहाँ पे कंठ व्यंजन। सीधा सीधा अपन को जो है ना इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये कंठ व्यंजन है। ये जो है ना आपके ये तालु है, यानी ये तालु व्यंजन है। ये जो है ना आपके ये ओष्ठ व्यंजन है, ये दंत व्यंजन है। कंठ व्यंजन हो गया, तालु हो गया। ये मूर्धा है आपका, मूर्धा व्यंजन। और मूर्धा के बाद ये आपका दंत व्यंजन है और दंत व्यंजन के बाद ये आपका ओष्ठ व्यंजन है। ओष्ठ। कहने का मतलब है कि जैसे अपन को अगर नहीं याद रहता है या अपन नहीं समझ पा रहे हैं तो अपन को समझने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपन को समझने के लिए नीचे कंठ है तो कंठ लेते हैं। कंठ के ऊपर अगर अपन आते हैं, मतलब यहाँ से अपन को लाइन नीचे उतरते चले जाना, यहाँ से अपन को ऊपर चढ़ते चले जाना है। नीचे कंठ है तो कंठ आया, कंठ के ऊपर अगर चलते हैं तो तालु है तो तालु आया, इसके ऊपर चलते हैं तो मूर्धा है तो मूर्धा आया, इसके आगे बढ़ते हैं तो दांत आता है तो दंत व्यंजन हो गए, इसके आगे चलते हैं तो ओष्ठ, ओष्ठ आते हैं तो ओष्ठ व्यंजन हो गए, फिर इसके बाद ओठों से बाहर निकलते हैं तो नासिक आती है तो नासिक व्यंजन हो गए। यानी ये जो 5वें व्यंजन है प्रत्येक लाइन का, ये जो 5वां व्यंजन ये नासिक कहलाता है। ये नासिक व्यंजन है, ठीक है ना, या अनुनासिक भी बोलते हैं इसे। नाक से बोले जाने वाले व्यंजन, ये 5वीं जो पूरी लाइन है, ये 5वीं पूरी लाइन इसी से संबंधित होती है। अब तक अपन ने एक चीज़ को समझा है, अब तक अपन ने समझा है
कि कौन सी लाइन या कौन सी व्यंजन कहाँ से उत्पन्न होते हैं या कहाँ से जो है ना बोले जाते हैं। पहला आपका कंठ व्यंजन, दूसरा आपका तालु व्यंजन, तीसरा आपका मूर्धन्य व्यंजन, चौथी लाइन दंत व्यंजन, पांचवी लाइन ओष्ठ व्यंजन। अगर कभी इस प्रकार का आ जाता है कि उपरोक्त में से कौन सा कंठ व्यंजन नहीं है या तालव्य व्यंजन नहीं है या मूर्धन्य व्यंजन नहीं है या कौन सा है, तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आपको जो है ना एक का खा गा तो आना ही चाहिए। अगर का खा गा नहीं आता है तो पहले इसको सीख लीजिए। अगर ये सब आता है तो फिर अपन जो है ना सीधा सीधा फॉर्मेट बना लेते हैं और सीधा सीधा इसको जो है ना फ्रेम कर लेते हैं। अब बात आती है अल्प प्राण और महाप्राण की। जैसे एक चीज़ अपन ने समझ ली है, अपन अभी इसको इतना ही समझते हैं। इतना इसलिए समझना है क्योंकि इतने समझने के लिए अपन को कुछ चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेन में फ्रेम किया और इसके बाद जो है ना फ्रेम के बाद आपको कोई भी नहीं रटना है, केवल दिमाग रखना है कि पहले कंठ आएगा, फिर इसके बाद तालु आएगा, फिर मूर्धा आएगा, फिर दंत आएगा, फिर ओष्ठ आएंगे। और पांचवी लाइन जो है नासिक होती है, नाक से बोली जाने वाली है, नाक से हवा निकलती है इनको बोलने में। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई है। अब अगला आता है अल्प प्राण और महाप्राण का। तो अल्प प्राण और महाप्राण को समझने के लिए जो है ना हमें एक बार फिर से इसको इसी लाइन को हमें मतलब फिर से सोचना पड़ेगा। तो इसको सोचने के क्रम में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो होता है जो पहला व्यंजन होता है उसे हमने दे दिया अल्प प्राण। देखना ध्यान से इसको जो है ना देखना, पहला अल्प प्राण, दूसरा ये महाप्राण हो गया, फिर ये अल्प प्राण, फिर ये महाप्राण हो गया और फिर ये अल्प प्राण। देखो अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण। इसके बाद जो है ना ये अल्प प्राण, ये महाप्राण, ये अल्प प्राण, ये महाप्राण और फिर ये अल्प प्राण, फिर ये अल्प प्राण, ये महाप्राण, ये अल्प प्राण, ये महाप्राण, ये अल्प प्राण। अगले चरण में देखते हैं कि ये अल्प प्राण, ये महाप्राण, ये अल्प प्राण और ये महाप्राण और ये अल्प प्राण। ऐसे ये अल्प महा और अल्प प्राण। तो मतलब अभी तक हमने क्या देखा था, अल्प प्राण और महाप्राण को हमने ये देखा था। अल्प प्राण महाप्राणों की रोल कैसी रहा, ये भी रटने की जरूरत नहीं है, ये भी नॉर्मल तरीके से हो जाती हैं। इसके बाद जो है ना अपन अगले चरण में देखते हैं कि सघोष व अघोष व्यंजन क्या होते हैं। तो अपन इसको मिटा देते हैं, ये फ्रेम आपका हो गया है। इसको मिटाने के बाद जो है ना अपन ये देखते हैं कि सघोष व्यंजन क्या होते हैं, अघोष व्यंजन क्या होते हैं। तो देखो अघोष व्यंजन ये पूरी लाइन ये कहलाती है अघोष व्यंजन, और बाकी के जो तीन होते हैं ये कहलाते हैं सघोष व्यंजन और या घोष व्यंजन, घोष व्यंजन या सघोष व्यंजन। इस चीज़ को आप समझ रहे हैं। अब इस चीज़ को यहाँ पे देखते हैं कि अब एक चीज़ और आपकी समाप्त हो गई है, यानी हमारा सघोष और अघोष भी आ गया। यानी अघोष मतलब पहले के दो अक्षर अघोष और बाद के तीन अक्षर जो है ना वर्णमाला के जो है ना ये सब जो वर्ण हैं ये कैसे हो जाएंगे, ये आपके जो है ना सघोष हो जाएंगे। अब बात करते हैं कठोर व्यंजन और शिथिल व्यंजन की। देखो आप खुद समझते हैं कि कठोर व्यंजन और शिथिल व्यंजन की टर्म से क्या होती है। पहले उसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को समझ लो। शिथिल व्यंजन में घोष और अल्प प्राण आते हैं। जैसे शिथिल व्यंजन है, शिथिल व्यंजन में क्या आता है, शिथिल व्यंजन में घोष होना चाहिए और अल्प प्राण होना चाहिए, अल्प प्राण ये होना चाहिए। कठोर व्यंजन में क्या होना चाहिए, कठोर व्यंजन में घोष का उल्टा हो जाएगा, यानी शिथिल का उल्टा कठोर होता है तो इसका उल्टा ये कठोर मतलब ये हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, अघोष होना चाहिए उसे और जो है ना महाप्राण होना चाहिए, महाप्राण। तो आपने देखा कि शिथिल व्यंजन के टर्म से ऐसा व्यंजन जो घोष हो और अल्प प्राण हो। तो देखो घोष कौन है, घोष में आपने देखा कि ये जो है ना ये क्या था, ये अघोष थे, ये सघोष यानी घोष हैं। इसको अपन घोष देखते हैं। तो घोष भी होना चाहिए, तो घोष तीनों हैं, और अल्प प्राण भी होना चाहिए। तो अल्प प्राण में कौन सा है, अल्प प्राण में एक तो ये वाली लाइन आ गई पूरी जो क्या है, जो घोष भी है और अल्प प्राण है, और एक लाइन आपकी ये आ गई जो अल्प प्राण भी है और घोष भी है। तो ये दोनों लाइनें जो है ना, ये दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी, ये दोनों लाइनें, इन लाइनों को हम देखते हैं, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी, ये दोनों लाइनें शिथिल व्यंजन हो जाएंगी। ये हो गई आपकी शिथिल व्यंजन। अब बात करते हैं कि कठोर व्यंजन क्या होता है, तो इसका जस्ट उल्टा होता है। तो अघोष, तो देखो अघोष में क्या है, ये दो है
और अघोष के साथ उसे महाप्राण होना चाहिए। तो अघोष के साथ ये महाप्राण होगी, तो महाप्राण वाली लाइन ये है, महाप्राण वाली लाइन ये है। ये कैसी है? ये घोष भी है, घोष भी है, अघोष भी है, अघोष है और महाप्राण है। तो अघोष और महाप्राण की शर्त को केवल ये लाइन पूरी करती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो है ना कठोर व्यंजन हो जाएगा। कठोर व्यंजन में अघोष और महाप्राण होना चाहिए। तो अघोष और महाप्राण की शर्त को ये पूरा करता है, तो ये हो जाएगा आपका कठोर व्यंजन। कठोर व्यंजन देखो, अभी आपने ये देखा है शिथिल व्यंजन और कठोर व्यंजन क्या होता है। शिथिल व्यंजन में गा वाली ये सीरीज पूरी, यानी प्रत्येक वर्णमाला की प्रत्येक लाइन का तीसरा और पांचवा वर्ण, ये क्या होता है? ये होता है आपका शिथिल। और प्रत्येक लाइन का दूसरा वर्ण जो है ना, ये होता है कठोर व्यंजन। तो अब ये अपन ने क्या देखा? अल्प प्राण देखा, महाप्राण देखा, सघोष देखा, अघोष देखा कि अघोष कौन से होते हैं, सघोष कौन से होते हैं। इसके अलावा अपन ने शिथिल व्यंजन भी देखा है और कठोर व्यंजन भी देखा है। अब ये मामला हो गया आपका खत्म। ये तो था ऐसी चीज़ें जो आपको रटना नहीं थी, जो केवल आपको समझना थी। अगर एक बार आप इसको वर्णमाला को इसी तरह से समझ लेते हैं तो ये वाला मैटर हो गया क्लोज। अब इसके पास हमारे पास कुछ और व्यंजन भी बचे हैं। कुछ और व्यंजन से मतलब है यारा लावा बचा है, सा 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 हा बचा है, और आपका जो है ना ये छत्रज्ञा बचा है, और भी अन्य व्यंजनों की बात जो करते हैं वर्णमाला में, तो उनको हम कहाँ रखते हैं? तो उनको रखने के लिए हमें एक बार फिर से वापस चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है ना, देखो इन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते थे, ये वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। वर्ग में मतलब का वर्ग, इसको बोलते का वर्ग, इसको बोलते चा वर्ग, इसको बोलते पूरी लाइन को टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये वर्गीय व्यवस्था में रखते हैं। इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। तो आगे चर्चा करने के क्रम में क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो है ना, अब बात करते हैं आगत व्यंजनों की, जो दूसरी भाषाओं से आए। तो आगत व्यंजन हमारी वर्णमाला में आगत व्यंजन, आगत व्यंजनों में ये देखते हैं, देखो आगत व्यंजन में जो जिसको वरीयता देते हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन वैसे कौन कौन से आए? तो का, खा, गा, जा और फा, ये हमारे पास आगत व्यंजन। का, खा, गा, जा और फा, ये आगत व्यंजन है। अब आगत व्यंजन को हम क्या करते हैं कि इसके नीचे जो है ना नुक्ता लगा देते हैं, नुक्ता लगा देते हैं यहाँ पे, इसको नुक्ता बोलते हैं, तो नुक्ता लगा देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जा और फा को ही हम वरीयता देते हैं, ये दो व्यंजनों को हम शामिल करते हैं। बाकी इनको जो है ना अब इग्नोर कर दिया गया है। पहले इनको शामिल किया जाता था, अब इनको इग्नोर कर दिया गया है। ये अब ये भारतीय भाषा में है, क्योंकि इनके उच्चारण में थोड़ा सा डिफर कर रहा था। जैसे क, खो, गो है, तो ये थोड़ा सा अजीब से लग रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है ना जाओ फा, ज फा, गजब, फरिश्ता, फरिश्ता नहीं फरिश्ता, तो इसमें जो है ना क्या है, इसमें जो नुक्ता लगा हुआ है। तो ये दो व्यंजनों को अभी हमने वर्णमाला में लिया है। तो ये थे हमारे पास आगत व्यंजन। एक और है आगत व्यंजन में, जो ये वाला ये आगत व्यंजन है हमारे पास। इतने ही आगत व्यंजन है जिनमें हम तीन को वरीयता देते हैं, तीन को शामिल करते हैं इनको। इसके बाद अपन बात करते हैं या रा ला वा की। या रा ला वा की स्थिति क्या है? तो देखो या रा और ला और वा को, जैसे मैं लिखता हूँ या रा ला और वा, वैसे तो इन व्यंजनों को जो है ना हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजनों का मतलब होता है अंदर से जो उच्चारण होता है, अंदर से उनकी उत्पत्ति होती है, तो इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं इनका उच्चारण स्थान अंतस्थ है, तो अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ये आपने समझ लिया होगा। अब इसके बाद अगर इनकी बात करते हैं कि इनको हम किस में रखें, तालु में रखें, दंतमूल है, सघोष है, अल्प प्राण है, महाप्राण है, क्या है, तो इसके लिए जो है ना हम इनको एक थोड़े से अलग हिसाब से लेते हैं। अब अलग हिसाब से देखो यहाँ पे एक चीज और आती है, या और वा अर्ध स्वर होता है, जैसे या है और वा है, इनको हमने क्या कहा, अर्ध स्वर कहा है, जो है अर्ध स्वर कहा है। इन्हें अर्ध स्वर की श्रेणी में इसलिए रखते हैं कि इन्हें रखते तो वर्णमाला में है, लेकिन इनका उच्चारण जो है ना वो कैसा होता है, एक तरह से स्वरों की तरह उच्चारण होता है, जबकि हम इन्हें रखते हैं किसमें, वर्णमाला में रखते हैं, वर्णों में रखते हैं, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं कि
अन्य जो स्थिति है यार अला बाकी उनकी क्या है, तो देखो यहाँ पे अपन को इसको जो है ना एक हिसाब से दूसरे तरीके से जो है ना करना पड़ेगा। जैसे मैंने या को किया, रा को किया, लाभो को किया और बा को किया, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है ना जैसे रा क्या होता है, तो रा लुंठित है, लुंठित व्यंजन कहते हैं रा को। ये आपका हो गया लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन का मतलब होता है कि ऐसा व्यंजन जिसके उच्चारण में जीभ जो है ना वो तालु से लुढ़क के स्पर्श करे, मतलब जीभ तालु से लुढ़क के स्पर्श करे तो उसे लुंठित व्यंजन कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब इसके बाद जो है ना बात करते हैं कि या क्या है, या तालु व्यंजन है, या तालु व्यंजन है, ठीक है ना। और या क्या है, या तालु व्यंजन है। इसके बाद या सघोष है, या सघोष है, या तालु व्यंजन भी है और या सघोष भी है और या अल्प प्राण भी है, ये अल्प प्राण भी है। इन चीज़ों को अपन को जो है ना अलग से सीखना पड़ेगा। अब इसके बाद जो है ना रा क्या है, रा वर्ष व्यंजन है, यानी दंत मूल है। रा जो है ना वो वर्ष व्यंजन है, वर्ष व्यंजन है। रा वर्ष व्यंजन है, दंत मूल है। दंत मूल का मतलब होता है कि दांतों के मूल से उत्पत्ति करने वाला, यानी बोल उच्चारण करने वाला। तो दांतों के मूल को मसूड़ा बोलते हैं, इसे मसूड़ा व्यंजन भी कहा जाता है, मसूड़ा व्यंजन, ठीक है ना। और इसके बाद क्या है, रा सघोष है, अघोष है, रा सघोष है, रा सघोष है और अल्प प्राण है। रा सघोष है, सघोष और अल्प प्राण है, अल्प प्राण, ये कंडीशन बनती है इसकी। इसके बाद आता है या हो गया आपका, रा हो गया आपका, और फिर आता है ला। ला को क्या है, पार्श्विक व्यंजन है। ला, ला जो है ना पार्श्विक व्यंजन है। ला पार्श्विक व्यंजन है। पार्श्विक व्यंजन को देखो हम कैसे करते हैं, ला पार्श्विक व्यंजन है। इसके अलावा और ला क्या है, यानी पार्श्विक व्यंजन का मतलब होता है जिसकी व्यंजन के उच्चारण में हवा जो है ना जीभ के बगल से, पार्श्व भाग से निकल जाए, यानी बगलों से निकल जाए तो वो पार्श्विक कहलाता है, यानी हवा जीभ के बगल से निकल जाए तो ये पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। अब यहाँ तक अपन ने देखा है कि ये जो या और रा और ला और वा की स्थिति थी, और बा की स्थिति मैंने आपको बताया, बाकी स्थिति दंतोष्ठ व्यंजन है। वा को बोलते दंतोष्ठ व्यंजन, दंतोष्ठ यानी दंत प्लस ओष्ठ की सहायता से बोला जाने वाला, दंत प्लस ओष्ठ की सहायता से बोला जाने वाला वाह है, तो ये दंतोष्ठ व्यंजन हो गया है। अब यहाँ तक जो है ना कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब अगले चरण में ये थे आपके क्या, स्पर्श अंतस्थ व्यंजन थे। अब आप अगले चरण में आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का मतलब होता है जिन व्यंजनों को बोलने के लिए ज़्यादा ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, ज़्यादा दबाव पड़ता है, तो उसे अपन जो है ना ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं शा, शा, शा और हा। शा, शा, शा और हा, इनको अपन बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। ये ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है ये सा, सा, सा। अब इन ऊष्म व्यंजनों को हम कहाँ कहाँ रखते हैं, तो ऊष्म व्यंजन को रखने के लिए एक बार फिर से हमें जो है ना नए तरीके से सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन ने फिर लिख लिया शा, शा, शा और हा, इनको देखते हैं। अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि शा क्या है, तो सा तालु व्यंजन है, अघोष है और महाप्राण है। मतलब सा तालु व्यंजन है, अघोष है और महाप्राण है। देखो वो अल्प प्राण थे, ये महाप्राण है, ठीक है ना। अब इसके बाद इस सा को देखते हैं कि ये वाला सा है, ये तो मूर्धा व्यंजन है, अघोष है और महाप्राण है। ये मूर्धा व्यंजन है, अघोष है और महाप्राण है, महाप्राण है। अब आता है कि सा क्या होता है, तो सा दंतमूल व्यंजन है। देखो दंतमूल व्यंजन अपने पास एक और था, अपने पास जो है ना दंतमूल व्यंजन से क्वेश्चन बहुत आते हैं। दंतमूल व्यंजन रा था अपने पास, तो ध्यान रखना कि रा को अपन कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखो रा ऐसा बनता है, और
इसकी नेचर प्रकृति ऐसी होती है, सा बन जाता है ये, तो ये दोनों दंत मूल में रख दो। मतलब रा का तो आप देखते हैं ना, रा को हम कैसे डिनोट करते, कैसे इंगित करते हैं, जैसे रा को इंगित करते हैं वो सा भी वैसे ही बनता है एक लाठी लेके, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, दोनों दंत मूल या मसूड़ा व्यंजन हो जाती हैं। तो इससे दिमाग में रहेगा कि ये दो हमारे पास दंत मूल व्यंजन है। तो यहाँ पे सा क्या है, सा जो है ना वे मसूड़ा व्यंजन है, मसूड़ा व्यंजन यानी दंत मूल, इसी को बोलते हैं अपन दंत मूल व्यंजन। अब दंत मूल व्यंजन ये हो गया। अब इसके अलावा सा और क्या है, तो अघोष है और महाप्राण है, यानी ये अघोष है और महाप्राण है, अघोष और महाप्राण ये दोनों हैं, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, एक आता हा, हा जो है ना वो क्या है, हा स्वर यंत्रीय स्वर यंत्र व्यंजन और सघोष और महाप्राण होता है। तो देखो हा पहले तो क्या है, सघोष है और महाप्राण है, महाप्राण है, और क्या है स्वर यंत्रीय, स्वर यंत्रीय स्वर यंत्र व्यंजन। स्वर यंत्रीय मतलब इसकी उत्पत्ति जो है ना, जो हमारा स्वर यंत्र होता है उस स्वर यंत्र से इसकी उत्पत्ति होती है, या उसमें ये रोल प्ले करता स्वर यंत्र, इसलिए हा को हम जो है ना स्वर यंत्र और स्वर यंत्रीय व्यंजन कहते हैं। अब इसके बाद आता है आयोग बाह्य। अभी तक अपन ने देखो क्या समझा था, अभी तक अपने पास कौन कौन से व्यंजन थे, अभी अपन के पास जो है ना काकी चाकी पूरी लाइनें थी, वर्गीय लाइनें थी। इसके बाद अपन ने अल्प प्राण देखा, महाप्राण देखा, सघोष देखे, अघोष देखे, शिथिल व्यंजन देखे, और आपके जो है ना वो कठोर व्यंजन देखे हैं। अब तक इतने को समझ लिया। अब द्विगुण व्यंजन को और देखते हैं। द्विगुण व्यंजन में हम क्या देखते हैं, द्विगुण हमारे पास दो व्यंजन हैं। द्विगुण व्यंजन में एक तो हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास जो है ना वो ढा है, और दूसरा हमारे पास क्या है, डा है, एड़ा है, एड़ा, ये द्विगुण व्यंजन है। इनको हम काय में रखते हैं, तो देखो ये मूर्धा है, दोनों व्यंजन क्या है, मूर्धा है, यानी ये भी मूर्धा है, और दोनों व्यंजन क्या है, और दोनों व्यंजन को देखते तो ये सघोष और अल्प प्राण है। मतलब डा जो है ना, एड़ा 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 जो है ना वो सघोष है, यानी सघोष है और अल्प प्राण है, अल्प प्राण है, जबकि ये सघोष है और महाप्राण है, ये महाप्राण है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब देखो अपने पास ये द्विगुण व्यंजन भी निपट गए। अब इसके बाद आते हैं आयोग बाह्य। आयोग बाह्य व्यंजन क्या होते हैं, तो आयोग बाह्य व्यंजन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हम लेते हैं केवल कि दो को, जो दो अंग होता है, एक तो अंग और एक होता आहा, अंग होता है और दूसरा होता है आपका आहा। अब देखो अंग और आहा की पोजीशन को क्या है, इसको हम बोलते हैं शीर्ष बिंदु व्यंजन, ठीक है ना, और इसको बोलते हैं पार्श्व बिंदु व्यंजन। पहले भी अपन इस बारे में चर्चा कर चुके थे कि अंग जो होता है वो शीर्ष बिंदु होता है, और ये जो होता है इसको बोलते हैं अपन शीर्ष बिंदु, और इसको बोलते हैं, क्योंकि शीर्ष बिंदु का मतलब है कि ये लाठी के ऊपर मतलब इधर लगा रहता है, पार्श्व बिंदु मतलब पीछे लगा रहता है ये, और इसको बोलते हैं पार्श्व बिंदु, पार्श्व बिंदु व्यंजन। ये चीज़ अपन ने देखी। अब इनको जो है ना आयोग बाह्य क्यों कहते हैं, देखो आयोग बाह्य इनको इसलिए कहते हैं कि आयोग बाह्य के क्रम में जो पार्श्व बिंदु या शीर्ष बिंदु व्यंजन होते हैं, यानी इनकी जो ध्वनि होती है, इनका जो स्थान है वो स्थान इन्हें दिया गया स्वरों में, लेकिन इनका जो उच्चारण की दृष्टि से जो है ना ये कैसे लगती है हमें, उच्चारण की दृष्टि से जो है ना ये हमें व्यंजन लगती हैं। तो इसलिए जो है ना ये आयोग बाह्य कहलाए। आयोग बाह्य का मतलब होता है अपनी जाति के से योग न कर पाना। देखो है कहाँ पे है, स्वरों में, ना उनके साथ रिश्तेदारी निभा पाए, और बोला जाता है इन्हें उच्चारण किया जाता है व्यंजनों की तरह, तो न व्यंजनों के साथ रिश्तेदारी निभा पाए। व्यंजनों के साथ क्यों रिश्तेदारी नहीं निभा पाए, क्योंकि ये व्यंजनों में रखी नहीं जाती हैं, व्यंजनों के साथ नहीं होते हैं, साथ होते हैं स्वरों के, तो उच्चारण नहीं होता स्वरों का, और जैसे उच्चारण होता है उनके यहाँ पे इन्हें जगह नहीं मिली, तो इन्हें बोलते आयोग बाह्य, यानी अपनी जाति से पृथक जो है ना प्रवृत्ति को दिखाना आयोग बाह्य कहलाता है।
मतलब ना तो ये ध्वनि है पूरी तरह से, ना ये जो है ना व्यंजन है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये ध्वनि नहीं है, उच्चारण व्यंजन की सहायता से, यानी गणना जो होती है वो स्वरों में होती है और उच्चारण की दृष्टि से ये व्यंजन की तरह होती हैं। तो ये था, इनकी जाति योग नहीं है, इसलिए इन्हें जो है ना अयोगवाह कहा गया है। बस यहीं तक आपका है, और मुझे लगता है कि सारे व्यंजन हुए होंगे, अब कोई व्यंजन नहीं रह गया है। अगर आप इस चीज़ को एक मतलब कॉपी पे अपने पेन से एक सिस्टमेटिक तरीके से बनाते हैं, उसका चिंतन करते हैं, तो ये बहुत आसान हो जाता है। पहले आपको क्या करना है, पहले 5 वर्गीय लिखना है। उन 5 वर्गीयों को पहले देख लेना है, 5 वर्गीय व्यंजन का क्या है, जिनमें रटने की या कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, कॉमन सा होता है, बहुत सिंपल सा होता है उसमें। और बहुत सिंपल सा क्या आता है, बहुत सिंपल सा यही आता है कि पहले अपन को क्या करना था, पहले अपन को जो है ना कंठ व्यंजन, कंठ व्यंजन से अपन को तालु व्यंजन, तालु से अपन को मूर्धा, मूर्धा से दंत, ओष्ठ और फिर नासिक व्यंजन देखना था। फिर अपन को क्या करना था, अल्प प्राण और महाप्राण देखना था। फिर आपको क्या करना था, अघोष और सघोष देखना था। फिर आपको कठोर और शिथिल देखना था। कठोर और शिथिल का वो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। कठोर के लिए देखो, कठोर खुद बता रहा है कि मैं क्या हूँ। कठोर क्या कर रहा है, कठोर खुद बता रहा है कि मैं क्या हूँ। एक तो अघोष होना चाहिए। घोष का मतलब होता है कि जिस व्यंजन के उच्चारण में ये जो आपका ये स्वरतंत्र है उसमें घर्षण पैदा हो वो घोष है, और जिसमें घर्षण पैदा ना हो वो अघोष है। तो देखो कठोर क्या होगा, अघोष होना चाहिए और महाप्राण होना चाहिए। महाप्राण मतलब जिसमें ज़्यादा ताकत लगे, तो वो कठोर हो गया, तो अपने आप ऑटोमेटिक कठोर हो जाएगा। दूसरा है शिथिल व्यंजन, जो आसानी से बोला जाए, तो सघोष या घोष होना चाहिए उसे, और क्या होना चाहिए, अल्प प्राण होना चाहिए, मतलब आसानी से बोल जाए। अल्प प्राण होगा मतलब कम ताकत लगेगी, अल्प प्राण होगा तो आसानी से बोल लेंगे, तो ये क्या हो गया, शिथिल व्यंजन हो गए। तो इसको हमने क्या किया था, इसको हमने जो है ना शिथिल व्यंजन और कठोर व्यंजनों को हमने डिवीजन किया था कि किस प्रकार से कौन कठोर व्यंजन होगा, कौन सा जो है ना शिथिल व्यंजन होगा। इसकी शर्तों के आधार पर आप वर्णमाला में ही इसको जो है ना डिनोट कर लीजिए। तो ये आपका जो है ना पचम 25 वर्णों का तो मैटर हो गया था किलोस। 25 वर्ण के अलावा जो और वर्ण थे उनके लिए क्या किए जाए, तो उनके लिए हमने देखा था कि या, रा, ला व वा, या, रा, ला, वा को हमने जो है ना अलग किया था। हमने ये बताया था कि या और वा की अर्धस्वर की स्थिति होती है। पूरे विधान को अगर देखते हैं और एक सिस्टमेटिक तरीके से सारणी बना लेते हैं तो बहुत आसान होता है। एक बार कोशिश करके देखो तो शायद आपको जो है ना इसमें आसानी लगे। इसके बाद जो है ना हम अगले चरण में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट।